झुंझुनू में अतिक्रमण की शिकायत करना पड़ा भारी। गिरदावर के सामने ही शिकायतकर्ता की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। सुल्ताना के पहाड़वा की ढाणी वार्ड नंबर 24 की घटना। जयपुर के कजाकिस्तान में एमबीबीएस छात्रा के बीमार होने का मामला। मदद न मिलने से नाराज परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे। छात्र को एयरलिफ्ट कर भारत लाने की कर रहे हैं मांग। शाहपुरा के नारायण स्मृति पार्क के सामने जारी है धरना। जयपुर में 35 लाख की ज्वेलरी लूट का खुलासा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई लूट गुत्थी। पीड़ित के परिचित निकले आरोपी। हरमाड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। झालावाड़ में दर्दनाक हादसा। कंस्ट्रक्शन साइट पर ढहा मिट्टी का ढेर में मजदूर के दबने से मौत। भवानी मंडी क्षेत्र के पिपलिया गांव की घटना। कोटपुतली के विराटनगर कस्बे में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। 60 थड़ी ठेले वालों के काटे चालान। नो पार्किंग में खड़े 6 वाहनों के चालान काटे। दुकानों के आगे रखा सामान भी जब्त किया गया। बारह 15 लोग सड़क पे ऐसे मतलब बदहवास में हालत में, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं लेटा हुआ, कोई कहीं। और यहाँ आते एक धमाका हुआ था और जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यार रुकी। चलिए अब बात करेंगे द बर्निंग बस की, जो अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़कर गई है। आपको बता दें बड़ा अपडेट। शवों की पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। परिजनों के सैंपल यहां पर लिए जा रहे हैं। 19 शवों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। घायल 15 यात्रियों का जोधपुर में इलाज चल रहा है, तो डीएनए टेस्ट चल रहा है और परिजनों के सैंपल लिए जा रहे हैं। 7 से 8 यात्री बताया जा रहा है कि 70% से ज्यादा झुलसे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 की मौत हो चुकी है और 15 यात्रियों का जोधपुर में इलाज चल रहा है, जिसमें 7 से 8 ऐसे यात्री हैं जो 70% से ज्यादा झुलस चुके हैं। तो यहां पर सैंपल लिए जा रहे हैं डीएनए टेस्ट के लिए। 19 शव हैं जिनकी पहचान के लिए अब यहां पर सैंपल लेने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि जैसलमेर में यह हादसा हुआ था कल, जहां एक चलती बस जो है आग का गोला बन जाती है और उसके बाद 19 लोगों की इसमें मौत हो जाती है और उसके बाद एक घायल की आज मौत की खबर है। यानी 20 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है और 15 यात्री जोधपुर में उनका इलाज जारी है। 7 से 8 यात्री 70% से ज़्यादा इस हादसे में झुलसे हैं। 57 यात्रियों से भरी बस में ये आग लगी थी और अपने पीछे ये हादसा कई सवाल छोड़ गया है। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो जैसलमेर में मंगलवार दोपहर ये बड़ा हादसा हो गया था। जैसलमेर से जोधपुर ये बस जा रही थी, अचानक इसमें आग लग जाती है, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। हादसे के वक्त बस में 57 लोग सवार थे। इस घटना के बाद सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा भी खुद जैसलमेर पहुंचे। हादसा आपको बता दें कि जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर हुआ था और ये बड़ी लापरवाही है। कई सवाल ये बस हादसा अपने पीछे छोड़ गया है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। राजेंद्र जिंदी, ये निजी बस यूनियन के सचिव हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ओपी गुप्ता रिटायर्ड निगम कमिश्नर हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। और साथ ही डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट हैं, ये यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। और अखिल घई हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी पर। सबसे पहले मैं राजेंद्र जिंदी जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि आप निजी बस यूनियन के सचिव हैं और यहां पर एक प्राइवेट बस आग का गोला बनी है और इस हादसे ने
ऐसे कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं और अब सवाल यह है कि इनका जवाब कौन देगा, क्योंकि इस बस के बारे में कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, 9 अक्टूबर को ऑल इंडिया परमिट इस बस को मिला था, यानी ये बस नई थी लेकिन इसको मॉडिफाई कराया गया था। राजेंद्र जी, नई बस है, 1 तारीख को बॉडी बिल्डर से मैं तैयार करके बस को रूट पर संचालन किया था। तो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ बस भी विद कोड से, जो 119 कोड है AIS का, उसी से तैयार करवाई गई थी। तो जब रजिस्टर्ड कराया गया तो रजिस्टर्ड के समय भी सारा जो डीटीओ संबंधित डीटीओ था, उन्होंने पूरी जांच के बाद बस को रजिस्टर्ड किया गया है। तो ऐसा कोई नहीं था। और सिर्फ इसमें हमें जो लगा है कि जो बॉडी बिल्डर ने जब इसको तैयार किया तो कोई टेक्निकल फॉल्ट, जो उसकी वो फिटिंग की थी ना, तार स्पार्क हुई है, तार स्पार्क की वजह से ये हादसा हुआ है। तो हम इस हादसे से हमारा भी बड़ा दुख हुआ है। हम उस परिवार से संवेदना व्यक्त करते हैं जो पीड़ित हैं, और हमारा जो प्रयास रहेगा, हमारे संगठन से बात चल रही है कि हम इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, आर्थिक सहायता मिल जाएगी, लेकिन जो 20 जिंदगियां खत्म हो गई वो अब वापस नहीं लौटेंगी। राजेंद्र जिंदी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ OP गुप्ता जुड़े हैं, रिटायर्ड निगम कमिश्नर हैं जयपुर से। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने राजेंद्र जी को भी सुना, यहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नियम क्या कहते हैं? क्या ये बस जो है मॉडिफाई कराई गई थी, क्या ये नियमों के बिल्कुल खिलाफ थी? देखिए सर, आपने भी अगर पढ़ा होगा, जितनी भी न्यूज हमने सुनी है, राजेंद्र जी जिंदी क्या कह रहे हैं, उनको हंसी आती है। उस बस की कोई फिटनेस जैसी चीज ही नहीं थी। दोनों इमरजेंसी गेट बंद थे, वहां सीटें लगाई हुई थी। इसके अलावा गेट भी एकदम से ऑटोमेटिक लॉक हो गया। सारे पर्दे इन्होंने वो सिंथेटिक लगाए हुए थे, जिसमें तेजी से आग लग गई। और गैस किट भी इस तरह का बनाया हुआ था कि भाई जो मतलब इतना लीक हो गया कि पूरी बस को चपेट में ले लिया। और एक चीज बताइए, 42 सीट की कैपेसिटी वाली बस है, 57 सवारियां भरी हुई थी उसमें। 57 सवारियां कहाँ बैठी हुई थी? ऊपर बैठी हुई थी। तो लापरवाही की तो एक्सट्रीम है। पता नहीं RTO ऑफिस वाले कैसे इनको लाइसेंस दिया, कैसे फिटनेस की। अभी फिटनेस हुई है और अभी फिटनेस में ये हाल है कि वो उसके इमरजेंसी गेट तक नहीं है, और वो गेट भी लॉक हो गया। लोग मरने के लिए मजबूर है जो लगे। इसके अलावा आप देखिए एम्बुलेंसों की हालत भी, जो भी लोग बता रहे हैं कि उनकी स्पीड 70 से ज्यादा किसी एम्बुलेंस की स्पीड नहीं थी। सब बसें बिल्कुल, सारी एम्बुलेंस खटारा हो रही थी। तो मरीजों को पहुंचने में भी इतना टाइम लगा कि एक तो रास्ते में मर गया। तो ST में लापरवाही तो, लेकिन हर दुर्घटना के बाद ये सतर्क होते हैं। अब RTO साहब रात को चालान कर रहे हैं, पहले तो इनको चालान करने का होश नहीं था। बिल्कुल। तो ये खाली यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस पर अब सवाल भी पूछे जाएंगे। सर, बने रहिए, बाकी गेस्ट के पास भी आऊंगा, लेकिन मैं रुख करूंगा हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। शशि, अपडेट क्या है जोधपुर से? DNA टेस्ट के लिए सैंपल की बात थी, सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं क्या DNA टेस्ट के लिए? शशि, देखिए, DNA टेस्ट के लिए कुछ परिजन आगे आए थे, उन परिजन के सैंपल ले लिए गए हैं। तकरीबन 6 परिवारों के सैंपल लिए गए हैं और उनकी जांच की जाएगी। जो मृतक हैं उनके शव से सैंपल अधिकांश से जैसलमेर में ले लिए गए थे। हालांकि अगर बॉडीज़ की बात करें तो अब मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। थोड़ी देर पहले एक और झुलसे हुए मरीज़ ने दम तोड़ दिया है। यूनुस, जिसकी उम्र तकरीबन 9-10 साल बताई जा रही है, उसने थोड़ी देर पहले दम तोड़ दिया है, जिसके शव को यहाँ मॉर्चरी लाया गया है। और हुसैन, जो जैसलमेर से जोधपुर लाते समय जिसने दम तोड़ा था, उनके शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और परिजन वो शव लेकर के यहाँ से जा चुके हैं। जहाँ तक DNA की प्रक्रिया की बात है तो DNA सिर्फ उन्हीं शवों के लिए किया जा रहा है जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। चूँकि हुसैन की पहचान हो रखी थी, इसलिए उस केस में DNA की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि परिजनों ने ये बात भी कही कि DNA के लिए उन्हें जल्दी बुला लिया गया, लेकिन पुलिस की तहरीर की प्रक्रिया बाकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ था यहाँ पर और नर्सिंग स्टाफ ने ब्लड सैंपल ले भी लिए हैं। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ी हैं, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं।
डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो है उसके लिए सैंपल शुरू कर दिए गए हैं और परिवारों को अब ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके जो अपने इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, उनके शव उनको मिल जाएं। कितना टाइम डीएनए के लिए लगेगा मैम? डीएनए टेस्ट डिपेंड करता है कि कितने सैंपल्स दिए गए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो लैब कितनी बिजी है, वो जहाँ पे सैंपल भेज रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। वैसे तो 1 से 2 घंटे में पता चल जाता है। डिपेंड करता है वो जहाँ पे भेज रहे हैं वहाँ पे कितना हेवी वर्कलोड है, वो लैब पे डिपेंड करता है। ठीक है। अखिल घई हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट जुड़े हैं। हॉस्पिटल में। अखिल जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि बात यहां पर हो रही है गाड़ी की फिटनेस की। आप ऑटो एक्सपर्ट हैं, जरा एक चीज आपसे जाननी है कि जिस तरह से राजेंद्र जिंदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये सचिव हैं यूनियन के, इनका कहना है कि बस को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था लेकिन उसमें जो इमरजेंसी डोर्स होते हैं वो तक नहीं थे। किस तरह से देखते हैं ये लापरवाही कितनी बड़ी है और उसमें एक धमाका हुआ है? क्या लगता है आपको कि ये जो हादसा हुआ है ये कैसे हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई होगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों को जिनके परिवारजन इसमें हताहत हुए हैं। देखिए, मैं जो जितना भी मैंने इस न्यूज़ को फॉलो किया और देखा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर के बस के अंदर मुझे सिर्फ आगे का गेट, एक ऑपरेशनल गेट जो जिससे बोर्डिंग और डी बोर्डिंग होती है, वो गेट नज़र आ रहा है और मुझे कहीं पे भी इमरजेंसी गेट नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम बस की बॉडी की मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। 42 सीटर बस में 57 लोग, वही सेम मेरा भी सवाल है कि उसको कैसे परमिशन मिली उसकी। और बस को बनाते वक्त इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, क्योंकि ये अगर आप देखें बस को, जो इतना मैं देख पाया हूं कि बस के इंजन बे में कहीं आग नहीं लगी हुई है, बस में बॉडी में ऊपर ऊपर ही आग लगी है। तो ना ही कहीं फ्यूल से कुछ इसका आग का कोई लेना देना है, ना ही इंजन से कोई आग का लेना देना है। लेकिन जो वर्कमैनशिप है, जिस तरीके से बस को बनाया गया, वहां पर मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ कमी सर, बरती गई। मॉडिफाई कराते वक्त बस में कोई ऐसी चीज ज्वलनशील जो जल्दी आग पकड़ती है, ऐसी इस्तेमाल होता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ जो बस की बॉडी बनती है ना, वो उन पैरामीटर्स पे नहीं बनती है जिन पैरामीटर्स पे एक्चुअली रेलवे में कोचेस बनते हैं। वहाँ पर फायर प्रूफ मटेरियल का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर लोग बस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें सिंथेटिक का, फाइबर का, फोम का, कपड़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और पूरी बस बॉडी जो हमारी बनती है ना, लोहे का फ्रेम होता है लेकिन अंदर पूरी बॉडी लकड़ी की होती है। तो वो इनफ्लेमेबल है, वो तो जलेगी ही जलेगी। अगर वो शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं उसको थोड़ी सी भी चिंगारी मिलेगी तो उसको आग लगेगी। इसको थोड़ा सा अगर इन नॉर्म्स को थोड़ा रिफॉर्म किया जाए और ये ड्यू डिलिजेंस किया जाए कि जो बस बॉडी बन रही है उसके अंदर ज्वलनशील चीज़ों को यूज़ ना करके कुछ ऐसे यूज किए जाएं चीजें। देखिए, आग तो किसी भी चीज में लग जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेजिस्ट करती हैं, काफी देर बाद जलती हैं। तो अगर उस तरह के मटेरियल का प्रयोग किया जाए तो इस तरह के इंसिडेंसेस काफी बच सकते हैं। इनफैक्ट इतना तो कम से कम हो ही सकता है कि इवैक्यूएशन टाइम से हो जाए, कि बहुत जल्दी एकदम से आग ना भड़क जाए और इवैक्यूएशन टाइम से हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है और मुझे लगता है कि ये जिसने भी इसको परमिट दिया है उनकी भी एक जवाबदेही बनती है कि कैसे हो गया बिना इमरजेंसी एग्जिट डोर के। सिर्फ एक आप डोर आगे है, जो सबसे पीछे अगर आग लगी है तो वो आगे कैसे आएगा? तो बीच में कोई ऐसा प्रोविजन यूजुअली होता है बसेस में। अगर आप देखें, जो बसेस बन के आती हैं, जो सरकारी बसेस होती हैं, उनमें इमरजेंसी एग्जिट होते हैं। लेकिन ये पूरा इसको पूरा एक, मुझे तो लगता है इसको पूरा एक सिलेंडर, एक शेल बना दिया कि ठीक है, अगर कोई जल भी जाए तो क्या क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इसमें जो हुई होगी बिल्कुल ठीक से नहीं हुई होगी। जो मटेरियल यूज हुआ होगा, जो जिसने काम किया होगा, उसने कहीं ना कहीं लापरवाही की होगी और जो कि पकड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं पकड़ी। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है। सर, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जिंदी जी, जरा इनको फ्रेम में लाइए। निजी बस यूनियन के सचिव हैं राजेंद्र जी। आप पहले बयान से आपको ऐसा लगा कि आप बचाना चाह रहे हैं। आप ठीक है, निजी बस यूनियन के सचिव हैं, उनका पक्ष लेंगे, लेकिन 20 जिंदगियां यहां पर उजड़ गई। आपको लगता नहीं है कि यहां पर जो प्राइवेट बसेस हैं
वो नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर दौड़ते हैं और इसी के चलते ये जलता हुआ ताबूत जो है वो बन गया। आप मानते हैं इसको कि लापरवाही बरती जाती है, निजी बस के जो ऑपरेटर्स हैं वो लापरवाही करते हैं? देखिए सर, लापरवाही जो दुर्घटना अब तो होती है तो लापरवाही से ही है। लापरवाही किसी की भी हो सकती है सर, ये नहीं है कि ड्राइवर की या बस ऑपरेटर की या उसने करी है। जो हमने इसका गहनता से जांच करी है, हमने जो जांच उसमें यही है कि बॉडी बिल्डर की जो लाइन पे जो तार केबल डाली है, केबल से कहीं शॉर्ट हुआ है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक बड़ी खबर मिल रही है, इलाज के दौरान एक और शख्स ने दम तोड़ दिया है। अब मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। जोधपुर में 15 लोगों का इलाज जारी था, जिसमें से एक और शख्स की मौत की खबर मिल रही है। दुखद खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं। जैसलमेर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 21 लोगों की मौत इसमें हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त जैसलमेर हादसे से जुड़ी जोधपुर से बता रहे हैं, जहां एक शख्स की बताया जा रहा है कि बच्चा है ये और 8 से 10 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। इस बच्चे की दुखद मौत इस हादसे में हो गई है। तो 21 लोग इस हादसे में अब अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां 15 लोगों का इलाज चल रहा था, उसमें से एक बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया है। जैसलमेर में हादसा हुआ था, जहां एक प्राइवेट बस में आग लगी थी और उसके बाद 20 लोगों की मौत हो गई थी। शशि हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शशि, एक दुखद खबर, एक और बच्चे की अब इस हादसे में मौत हो गई है। बिल्कुल, इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 21 हो गई है। एक बच्चा था, यूनुस 10 साल का था, जो घायलों में शामिल था। इसको हॉस्पिटल में कल भर्ती कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले यूनुस ने दम तोड़ दिया। कुछ लोग हैं शायद यूनुस के साथ में थे। भाई साहब, आप लोग किसके साथ में थे? क्या यूनुस के साथ में थे आप लोग? हाँ जी। क्या घटनाक्रम हुआ? अभी क्या स्थिति है? डॉक्टर साहब अभी उनसे पूछो, हमारे कुछ नहीं है। तो इंतकाल हो गया क्या? उनको पूछो, हमारे। अच्छा, तो ये परिजन हैं, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं हालांकि, लेकिन यहाँ जैसलमेर से आई हुई पुलिस है, वो फ़र्द बना रही है। कैमरा पर्सन जसराज से कहूँगा, ये फ़र्द बनाई जा रही है। ये फ़र्द पंचनामा मृतक यूनुस सन ऑफ पीर मोहम्मद। अभी तक मरने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई? टोटल 21 आज। और अभी किसकी? यूनुस खान। बाकी कोई शव सुपुर्द भी किया गया? एक किया गया है। तो आपने सुना, ये एक शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। हुसैन का है वो शव। वो हुसैन जो 67 साल के थे, जो कल जोधपुर लाते समय जिन्होंने दम तोड़ दिया था, उनके परिजनों को शव दिया गया है, क्योंकि उसकी शिनाख्त हो पा रही थी। उनका शव इतना झुलसा हुआ नहीं था। और अब यूनुस जो अस्पताल में भर्ती था, उसने भी दम तोड़ दिया और इसके साथ में ये आंकड़ा 1 बढ़ गया है। जी ठीक है, ठीक है। शशि, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र जी, आप अपनी बात रख रहे थे, पूरी करिए जरा। इसमें हमें जो गहनता जांच करी तो हमें यही लगा कि जब बॉडी, बस की नई बॉडी लगी है, तो मॉडिफाइड नहीं किया बस को, बस की नई बॉडी बनाई। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं राजेंद्र जी, वो साफ कह रहे हैं कि बस को मॉडिफाई किया गया था। फिर आप ये बताइए, उसमें एग्जिट डोर क्यों नहीं था, इमरजेंसी डोर क्यों नहीं था? बिल्कुल, उसमें इमरजेंसी गेट, 2 गेट लगे हुए थे। अब मेरी वो डीटीओ से बात हुई है, इसकी जांच भी उसने की गई है। और फिर जब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो गाड़ी की वीडियोग्राफी भी की गई है संबंधित डीटीओ ने। आपके साथ 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि यहां पर बड़ी लापरवाही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको बचाइए, लेकिन यहां 21 परिवार उजड़ गए हैं। हमारे साथ ओपी गुप्ता, रिटायर्ड निगम कमिश्नर है। सर, एक चीज और आपसे जाननी है कि यहां पर बस जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं वो तो लापरवाही करते ही हैं, लेकिन हमारा प्रशासन, आरटीओ ऑफिस, ये लोग कहां सोए हुए थे? इन्होंने इस बस को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया और बताया जा रहा है कि अवैध परिवहन पटाखों का इस बस में किया जा रहा था। हाँ, पटाखों का परिवहन किया जा रहा था। और फिटनेस तो आरटीओ ने की है। आरटीओ ने कह रहे फिटनेस की बिना इमरजेंसी गेट के। अब ये कह रहे इमरजेंसी गेट थे तो खुले क्यों नहीं? अगर इमरजेंसी गेट का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी के टाइम खुल जाए तो मेन गेट था वो भी बंद हो गया, तो लोग सड़ने को मजबूर हो गए। कांच भी उसमें इस तरह के लगाए हुए थे जो कि टूट नहीं सकते जल्दी से। नहीं, टफन गिलास होते तो वो टूट जाते तो कम से कम यात्री उधर से बाहर निकल सकते थे, लेकिन गिलास भी ऐसे थे और जलने वाली सारी वो थी। ये सब चीजें आरटीओ ने कैसे पास की, ये आश्चर्य का विषय ही है।
और अब वो कह रहे हैं कि हम तो अब जांच कर रहे हैं सारी बसों की। अब जांच कर रहे हैं जब दुर्घटना हो गई, पहले इन्होंने जांच नहीं करी इसकी। तो लापरवाही तो एक्सट्रीम है, इसकी कोई वो माफी योग्य नहीं है। इतनी बसें हैं, आपको मैं बता दूं, अगर बिना परमिट के कितनी बसें मिली है आज की तरह। अभी भी जब से कल से चेकिंग की है, कह रहे 200-250 बसें इनको बिना परमिट की मिली है। इसका मतलब अब तक घूम रही है वो सर्विस बसें बिना परमिट की, अब जाके चालान कर रहे हैं, अब उनको जब्त कर रहे हैं। तो लापरवाही तो एक्सट्रीम है। अब उसको प्रशासन क्या करता है सोचना है। बिल्कुल, थोड़े से पैसे कमाने के लिए 42 के जगह आपने 57 लोग एक बस में भर दिए। ये बड़ी लापरवाही आरटीओ की तरफ से भी है, प्रशासन की तरफ से भी है, और निजी ऑपरेटर तो नियमों की धज्जियां उड़ा ही रहे हैं। अपूर्वा गुप्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यात्री हैं जो 70 से 80% तक झुलसे हुए हैं। मैम, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इन लोगों के कितना जल्दी ठीक होने की उम्मीद है, और 70 से 80% झुलसना कितना खतरनाक है इन लोगों की जिंदगी के लिए? देखिए, 70 से 80% बर्न्स बहुत सिवियर होते हैं, और इन मरीजों में बहुत ज्यादा तरह के रिस्क्स होते हैं। जैसे कि इनको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकता है, मतलब कि उनके बर्न होने की वजह से उसको कुछ समय बाद इन्फेक्शन होता है, और फिर लिवर, किडनी, ये सब भी फेल हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ कुछ मरीज तो तुरंत ही कुछ समय में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो बर्न होने के बाद पूरे शरीर में वो जहर फैलता है, और बर्न की वजह से शरीर में और भी काफी एसिड बनता है। तो उस समय शरीर में और प्रेशर बढ़ सकता है, पेट का, चेस्ट का, तो वेंटिलेशन मुश्किल हो जाता है, मतलब कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो मरीज को तुरंत वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। मतलब 70 से 80% बर्न्स अगर है किसी को, तो उसको अस्पताल में ही महीने महीने तक का समय लग जाता है पूरी तरह से ठीक होने में, अगर वो ठीक होते भी हैं। तो कुछ कुछ मरीज नहीं भी ठीक होते हैं। ठीक है, ठीक है। अखिल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब इस हादसे से सरकार, प्रशासन और जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उनको क्या सबक लेना चाहिए? आगे सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो? जिस तरह से आपने बात रखी कि बसेस जब बनती है, उनकी बॉडी बनती है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए लकड़ी की बजाय, ताकि आग इतनी जल्दी ना फैले। देखिए, मैं इसमें ना एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जब ये बस परमिट के लिए जाती है, यूजुअली क्या होता है, हमारे भारतवर्ष में ना लोग किसी ना किसी रूल का कोई ना कोई बाईपास करने का तरीका निकाल ही लेते हैं। जैसे 42 सीटर बस है, तो जब वो बस को परमिट लेने जाएंगे, जब उसके वीडियोग्राफी करेंगे, तो वो 42 सीटें लगा के लेके जाएंगे प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, और बस का परमिट ले लेंगे। उसके बाद वो बस दोबारा वर्कशॉप में जाएगी, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा सीट्स फिट हो जाएंगी, लेकिन परमिट तो आपके पास पहले आ चुका है। अब पॉइंट ये है कि टाइम टू टाइम विजिलेंस, जो अधिकारी एक बार परमिट दे के भूल जाते हैं कि बस का परमिट दिया है, क्या दोबारा कभी उसको चलती बस को रोक के चेक किया कि उसमें कितनी सीटें फिट हैं या कितने लोग बैठे हैं? तो इसका रेमेडी ऑफ कोर्स ये तो है ही कि हम कुछ इस तरह के मटेरियल का प्रावधान करें कि ये मैंडेटरी हो कि यही जो ज्वलनशील मटेरियल है वो यूज नहीं होगा, और जिनकी जलने की प्रोबेबिलिटी कम है वो मटेरियल यूज होगा। लेकिन साथ के साथ टाइम टू टाइम विजिलेंस भी रखना पड़ेगा कि आप ओवरलोड तो नहीं कर रहे, या कुछ आप ऐसा मटेरियल तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो आग लग सकती है। जैसे मुझे अब पता चला कि पटाखे थे उसमें, तो पटाखे अगर आग पकड़ेंगे तो वो तो धमाका होगा ही, और वो बस में आग लगेगी। और उसके ऊपर आपने सवारी भी ज्यादा बिठा रखी है, उसके ऊपर आपने जो वायरिंग है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसको जो भी मॉडिफाई करने में या जो भी उसको बनाने में जो गलतियां हुई हैं वो तो हुई हैं। सो मुझे लगता है कि अगर बाय एंड लार्ज इसको पूरा रिफॉर्म करना है, तो एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जहां पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड हो कि बस को बनाने के लिए हम इन्हीं मटेरियल्स का यूज करेंगे, और उसी में ही जो आपने डेकोरेशन करना है करिए। और टाइम टू टाइम जितनी भी सीट्स हैं या जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम टू टाइम चेकिंग होनी चाहिए, और ऐसी वर्कशॉप के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बस को परमिट या सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहां पर उनमें एक्स्ट्रा जो सीटें हैं वो लगाते हैं। ऐसी वर्कशॉप के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। वीरेंद्र, चलिए ठीक है, मैं ओपी गुप्ता का एक बार फिर रुख करना चाहूंगा। ओपी गुप्ता जी, देखिए यहां पर एक सवाल अखिल जी ने और उठाया है कि जब आप बस को फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद बाहर वर्कशॉप, ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप ऐसी चल रही हैं जो सीटें लगा देती हैं, तो यानी सरकार को
या परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, उनको यहां पर ऐसी वर्कशॉप को भी ढूंढ कर निकालना पड़ेगा जो बाद में बसेस को मॉडिफाई करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा सीटें लगा देते हैं। वो तो अगर रेगुलर चेकिंग होगी तो सब चीजें पकड़ी जाएगी, लेकिन उनका सिस्टम अलग होता है। वो रेगुलर चेकिंग कोई करता नहीं है इन बसों की। शायद मतलब रात को जितनी भी बसें, जो नाइट बसें बीडीओ कोचेज कहलाते हैं, ये नाइट बसें चलती है, उसमें से 50% से ज्यादा बिना परमिट चलती है। उनका कोई परमिट नहीं है, न इनको इस तरह का लाइसेंस, एक एक टिकट बांटते हैं। इनको बुकिंग फुल, मतलब बस की बुकिंग पूरी बुकिंग करके ले जाने का सिस्टम होता है, लेकिन ये एक एक टिकट काटते हैं। जैसे पैसेंजर रोडवेज की बसें चलती है, ऐसे ये बसें करते हैं। इनका कोई इस तरह का परमिट नहीं है, लेकिन फिर भी चल रही है। सब उस आरटीओ की या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मेहरबानी से। ठीक है, यानी वक्त वक्त पर चेकिंग होती रहनी चाहिए और ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, बड़ा हादसा, लापरवाही बड़ी सामने आई है, जयपुर में क्या चल रहा है? क्या अब आगे कार्रवाई करने की तैयारी सरकार कर रही है? देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है सिंधी कैंप पे मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि आरटीओ की टीम है, सुबह से लगातार जो भी बसें बाहर से आ रही है उनको प्रॉपर तरीके से चेक कर रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है कई तकरीबन जो कह सकते हैं 15 से 20 बसों की जो है यहाँ पर सीजिंग का काम है वो आरटीओ के द्वारा किया गया है। और आप देखिए कि ये एक बस है, प्राइवेट बस है, स्लीपर बस है, पूरी तरीके से AC बस है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कंडक्टर भी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? राजवीर। अच्छा, तो कहाँ जाएगी ये बस? दिल्ली। दिल्ली जाएगी। अच्छा, जो सेफ्टी के मानक तय किए गए हों उनको पूरी तरीके से आप पूरा पालन किया जा रहा। अच्छा, फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट दिखा सकते हैं? क्या है आपके पास? अच्छा, यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ जी। देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर जो नियम होने चाहिए, कई बसों के अंदर मैं जब आरटीओ से अनिल बात कर रहा था उस दरमियान भी जो है देखा गया था कि कई बसों के अंदर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फायर सेफ्टी के जो नियम होते हैं उन नियमों को पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। लेकिन इस बस के अंदर आप देखिए पूरी जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर रखा गया है। और दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट जो मेडिकल किट कहा जाता है वो यहाँ पर रखा गया है। और ये पूरी तरीके से AC बस है, इसके अंदर इमरजेंसी के लिए जो कह सकते हैं कि द्वार है वो एक बार मैं चेक करने की कोशिश करूँगा। ये दिल्ली बस जाएगी और इस बस के अंदर जो है कई यात्री हैं वो बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से ऊपर का हिस्सा है वो स्लीपर का है, नीचे का हिस्सा है वो सिटिंग का है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बस है, इस बस के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इमरजेंसी द्वार है। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पर्दा लगा हुआ है। आप ये इमरजेंसी का गेट है ना, ये यही है जी, यही वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे सेफ्टी को लेकर कुछ है, हैंडल वैंडल लगा हुआ है? सब है। हैंडल है जी। क्या है दिखाएंगे एक बार बाबू जी, पर्दा हटा के। देखिए यहाँ पे जो सेफ्टी को लेकर जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों को जो है यहाँ पर इस बस के अंदर आप देखिए कि मैं एक बार जाने की कोशिश करूँगा कि ये जो बस है आप देख सकते हैं इसके अंदर इमरजेंसी गेट तो दिया हुआ है, लेकिन कहाँ से किस तरीके से खुलेगा उसका कोई भी जो है यहाँ पर अता पता नहीं है। हालांकि ये देखिए ये देखिए यहाँ पर मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और ये गेट है, इसको पुश करने पे भी खुल जाएगा। एक बार खोल के दिखाएंगे आप एक बार खोल के दिखाएं मैम। यहाँ पे गेट तो दिया हुआ है, लेकिन नियम ये कहते हैं कि इन जगह पे जहाँ पे इमरजेंसी गेट लगा रहता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक व्यक्ति के आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी जो कह सकते हैं इमरजेंसी गेट के आगे यहाँ पर जो है कोई भी सीट या फिर स्लीपर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है गेट दिया हुआ है, फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स प्रॉपर लगे हुए हैं, मेडिकल किट प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पर जो गेट को लेकर देखिए यहाँ पे हालांकि मैनुअली भी दिया हुआ है, एक की है उसके माध्यम से ये कहाँ लगेगी की आप बताएंगे? एक मिनट मेरे को देंगे। ये की है आप देखेंगे अनिल, और यहाँ पर जो ये सीट पीछे करने के बाद जो है यहाँ पर क्योंकि इमरजेंसी होती है उस दरमियान जो है एकदम से ये हड़बड़ाहट के अंदर इस तरीके की है वो हर किसी के
ध्यान में नहीं रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप देखिए पीछे भी है, जो यहाँ के जो बस के जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एक पीछे गेट है वो भी दिया गया है। यहाँ पर पीछे की साइड जो है गेट है वो दिया गया है। टोटल कितने गेट हैं भैया इसमें? 2 गेट, एग्जिट गेट, एग्जिट के 2 गेट हैं। लेकिन नियम ये कहते हैं कि भैया इसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो सीट नहीं होनी चाहिए, आदमी एक आराम से आ जा सके। सर इसमें आ जाएगा पीछे वाली में, आप एक बार खोल के देखो एक बार मैं कोशिश करूंगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कंजेस्टेड है। अनिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बसें हैं, कई बसों के अंदर जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों को प्रॉपर तरीके से फुलफिल तो किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी बसें भी, ये देखिए ये गेट पूरी तरीके से खुल रहा है। इसमें अगर इमरजेंसी के अंदर कोई भी घटना होती है तो वहाँ पर आप इजीली यहाँ से पीछे के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं वो इजीली यहाँ से निकल सकते हैं। और इसके अंदर, इस बस के अंदर जब मैं चढ़ा था, उस बस के अंदर आप देखेंगे कि सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे मेडिकल किट की बात कीजिए या फिर अन्य चीज़ों की बात कीजिए। यहाँ पर जो देखिए कि ये स्लीपर है और इस स्लीपर के अंदर, जैसे इस स्लीपर के अंदर कुछ भी अगर होता है तो यहाँ से आप इमरजेंसी से इजीली निकल सकते हैं। और जो सीटिंग के अंदर जो सवारियाँ बैठी रहती है उनके लिए अलग से एग्जिट गेट है वो दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो है इस बस के अंदर प्रॉपर जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों के अनुरूप जो है ये नियम कायदे हैं उनको प्रॉपर तरीके से पालन पोषण किया जा रहा है। जी अनिल। ठीक है, तो यानी तस्वीरें आपने दिखाई एक बस की, लेकिन बस में तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि एक इमरजेंसी गेट तो है लेकिन उसको खोलना इमरजेंसी में बड़ा मुश्किल का काम लग रहा है क्योंकि उसमें एक चाबी दे रखी है। हालांकि ये नियमों के खिलाफ है या नियमों के अंतर्गत आता है, ये आरटीओ का काम है। और वीरेंद्र, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आरटीओ अब हरकत में आया जयपुर में या पूरे राजस्थान में? इससे पहले भी आपने चेकिंग देखी थी वहां पर, इस तरह की चेकिंग रेगुलर होती रहती थी कि नहीं? देखिए आरटीओ के द्वारा जो कार्रवाई है वो रेगुलर की जाती थी, लेकिन इस तरीके की जो घनन जो हम कहेंगे कि जो इस तरीके के मामले होते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा, चाहे सेफ्टी की बात कीजिए या अन्य चीज़ों की बात कीजिए, वहाँ पर जो है कोई भी जो है इस तरीके की चेकिंग नहीं होती थी। बहरहाल अगर बात की जाए जैसलमेर घटना की, तो उस घटना के बाद से जो है तमाम जो आरटीओ की टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों के अंदर तैनात की गई है। जो भी स्लीपर बसें आ रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। आपको भी चेक किया था? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या क्या चेक किया आपने? सारी डिग्गी अंदर से लगेज लुगेज सब चेक किया था। अच्छा। हाँ जी। तो कई बार देखा जाता है कि यहाँ पर स्लीपर बसों के अंदर ही लगेज लेके जा रहे हैं बड़े बड़े कार्गो के। हमारी कंपनी में ये सिस्टम नहीं होता है, लगेज का काम ही नहीं होता है हमारी कंपनी में। अच्छा, लगेज नहीं जाता, नहीं जाते भी नहीं है, रहता भी नहीं है। हम रखवाते ही नहीं लगेज का काम। ये बस आगे कहाँ जाएगी? ये दिल्ली जाएगी कश्मीर गेट तक। कश्मीरी गेट। हाँ जी, बिल्कुल, ये दिल्ली जाने वाली बस है। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही आप एंटर होंगे वहाँ पर फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मेडिकल, अगर किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर जो है मेडिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं वो दिए गए हैं। और वीरेंद्र, जरा आप बस में रहिए, बस ऑपरेटर से एक दो सवाल कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से बस हादसा हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सवारियां चंद पैसों के लिए भरी जाती हैं। जरा थोड़ा बस ऑपरेटर से बातचीत करके देखिए कि जो हादसा वहां हुआ है, क्या ये भी इस तरह की लापरवाहियां करते हैं? और दिवाली का वक्त है, बहुत सारे लोग अपने बैग्स में या फिर डिग्गी में भरकर पटाखे भी ले जाते हैं। जरा इनसे सवाल करिए कि जो लापरवाही वहां पर सामने आई है, और इनसे पूछे जरा क्या बस को मॉडिफाई भी कराया इन्होंने? सर मैं इसमें कंडक्टर हूँ। बस कंडक्टर हो? अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, जो सवारियां आती है दिवाली का टाइम है, कई बार ज्वलनशील ऐसे पदार्थ हैं जो अपने सामान में लेके आते हैं सवारियां, उसके लिए क्या चेकिंग वगैरह करते हैं? सर लगेज वगैरह जो होता है टेम्परेरी बैग वगैरह अलाउ है, बाकी और कोई लगेज हम अलाउ नहीं करते सर। अच्छा, किस तरीके? एक बार दिखाएंगे आप हमें? एक बार सवारी का लगेज दिखा दो, कैरी बैग कोई लगेज इस तरीके एक बार दिखाएंगे सवारी का? कहाँ आप आइए, एक बार दिखाइए। देखिए यहाँ पे मैं एक बार चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हेल्पर है उनसे कहूँगा कि एक बार लगेज दिखाए कि किस तरीके का सामान है वो यहाँ पर लेके जा रहे हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो सवारियाँ आती हैं, जो अपने बैग के अंदर कई बार क्या होता है कि ज्वलनशील पदार्थ होता है वो क्या यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। और आप देख सकते हैं इस बस के अंदर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट या फिर जो कह सकते हैं सामान है वो यहाँ पर नहीं है। इमरजेंसी का गेट है
वो बाकायदा ऊपर दिया हुआ है, सीढ़ी दी हुई है और पीछे कैमरा भी लगाया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ होती है, अनहोनी होती है, तो उसको जो है यहाँ पर रोकने का काम है इसी गेट से किया जाएगा। और ये गेट आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से खुलता है और पूरी बस का नज़ारा आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, जिसके अंदर इमरजेंसी गेट है। हालांकि इसके अंदर सीट है वो इस गेट के आगे दी गई है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। नियमों के अंदर कहा जाता है कि जहां पर इमरजेंसी गेट होता है वहां पर इस तरीके से सीट या फिर स्लीपर है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बस में दिया हुआ है और ये बस अब जो है दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। इसके अलावा आप देखिए कि आरटीओ की टीम है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। अधिकारियों से बात करके देखिए या फिर अन्य राज्यों से जो लग्जरी बस, मैं यहाँ से रोड क्रॉस करके अनिल जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लगातार ट्रैफिक हो रहा है और इस ट्रैफिक के बीच में आप देखिए कि ये जयपुर का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बस स्टैंड है। इधर आप जाएंगे तो सरकारी बस स्टैंड है, दूसरे छोर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड है और जितनी भी बसें आ रही है एसी, स्पेशली एसी बसें, स्लीपर बसें जो आ रही हैं, उन बसों को जो है यहाँ पर चेकिंग का जो कार्य है वो आरटीओ के द्वारा किया जा रहा है और कोई भी जो कह सकते हैं बस है उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे हेमंत सर है, एक बार मैं बात करने की कोशिश करूँगा। हेमंत सर, क्योंकि अभी हमने एक बस चेक की, उस बस के अंदर देखा गया कि एक सीट है इमरजेंसी गेट के आगे लगी हुई, जबकि वो नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो ऐसी अभी 2 बसें हमने पकड़ी हैं जिनको हमने जब्त करके थाने ले जा रहे हैं। अच्छा, बाकी भी बसें ले जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको जब्त कर रहे हैं। अभी कोई सर ये जैसे कई बसें आ रही है लगातार, इन हाँ, बसों को भी आप रोक रहे हैं? हाँ नहीं, इन सभी बसों को भी चेक करेंगे। अभी फ्लाइंगें आ रही हैं, स्टाफ आ और रहा भी है, टीमें आ रही हैं? हाँ अभी और भी टीमें आएंगी। ये जो अभी जैसलमेर के अंदर घटना हुई उसके बाद ही आप लोगों ने ये अभियान चलाया या फिर नहीं, ये अभियान शुरू से चल रहा है, इन बसों पे कार्रवाई शुरू से करते हुए आए हैं। क्या इस तरीके से चेकिंग की जाती थी कि भी इन बसों के अंदर सुरक्षा मानक हाँ फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं? जी सर, इसी हिसाब से चेकिंग की जाती है और आगे भी इसी हिसाब से करते रहेंगे। और अभी हम चेकिंग कर रहे हैं लगातार, जैसी भी होगी आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। एक बार ये जैसे ये बस आई है, एक बार इस बस को आप चेक करवाएंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि आरटीओ किस तरीके से काम करता है। ये आप देखिए कि DD019133 करके ये बस है और इसको साइड में लगवाया जा रहा है बस को। यहाँ पे आरटीओ की टीम है वो अंदर जाएगी, पूरी तरीके से चेक करेगी अनिल। और ये जिस तरीके से सघन अभियान चलाया गया है, इस अभियान के तहत तमाम उन बसों को जो है प्रॉपर चेक है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ये बस है वोल्वो की बस बताई जा रही है। इसकी इमरजेंसी गेट की बात की जाए, जरा कार्रवाई दिखाते रहिए आप, क्योंकि एनडीटीवी इस बस के ऊपर अंदर जाकर पूरी रिपोर्ट दिखाई है। अधिकारी को बताया हमने कि इमरजेंसी गेट पर सीट है, उसके बाद ये अधिकारी अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर इस बस में गए हैं। जरा तस्वीरें आप दिखाते रहिए। देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे सबसे पहले फायर को लेकर जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो चेक किया गया है। फर्स्ट एड किट है भैया आपके पास? हाँ जी है जी। कहाँ पे लगा? ऊपर पड़ा है। अच्छा, ये देखिए ये वोल्वो की बस है और यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें हैं वो चेक की जा रही है और यहाँ पर सवारियाँ भी हैं। हालांकि देखिए ये बस के अंदर इमरजेंसी गेट को लेकर जो है यहाँ पर चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो कह सकते हैं आरटीओ की टीमें हैं वो यहाँ पर चेक कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर इमरजेंसी का गेट है। ये गेट है सर, ये इमरजेंसी गेट है। हाँ। अभी इसको देखते हैं खुलने का सिस्टम क्या यहाँ पे है आसपास या नहीं है। अच्छा, ये गेट तो दिया हुआ है सर? गेट तो दे रखा सर। ठीक है वीरेंद्र, शुक्रिया आपका, आपने रिपोर्ट जयपुर से दिखाई है। हालांकि आरटीओ एक्टिव तो है, लेकिन काश ये पहले होता तो शायद ये जैसलमेर का हादसा ना होता। हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजेंद्र जिंदी जी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। जयपुर से हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, अभी अभी एनडीटीवी ने एक बस पकड़ लिया है जिसमें जो इमरजेंसी गेट्स हैं वहां पर 2 इमरजेंसी गेट हैं, दोनों जगह सीट लगाई गई हैं और एक इमरजेंसी गेट के लिए पतली सी चाबी है, यानी जब कोई हादसा होगा तो वो गेट जो है वो आसानी से नहीं खुलेगा। तो यहां जो नियम है उनको ताक पर रखकर आप लोग चल रहे हैं, बस ऑपरेटर्स चल रहे हैं। जी सर, वो सीट गलत है, अगर वो लगी है तो हम देखी भी है, तो हम भी प्रॉपर से ध्यान रख रहे हैं। हमारा संगठन नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे अब? जब देखिए आपके सामने आपकी तस्वीर आईना दिखा दिया आपको। सर हमारे संगठन के अलग अलग जिला अध्यक्ष हैं। गंगानगर से सोनू अनेजा है,
हनुमानगढ़ से पवन कोचर है, बीकानेर से समुद्र सिंह जी हैं, हम्म नाथद्वारा से बाबूलाल जी चौधरी हैं। हम उनको जो निर्देश देंगे कि जो बसें हैं इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, जो जिला पदाधिकारियों को साथ लेके, और हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष साथ रहेंगे। इससे पहले क्यों नहीं की गई? सर जे हम प्रॉपर करते रहते हैं, लगातार जो अभियान चलता रहता है हमारा। हम जिला अध्यक्ष को निर्देश देते रहते हैं, जिला अध्यक्ष भी इसमें जांच चलिए निर्देश करते देते रहिए रहते हैं। आप, लेकिन आपको आईना अभी अभी जयपुर से हमने दिखा दिया एनडीटीवी ने, जहां इमरजेंसी गेट पर सीट्स लगी हुई हैं और वो आसानी से खुलने वाले नहीं है गेट, इस तरह के गेट बनाए गए हैं। ओपी सर, जयपुर से तस्वीरें दिखाई, वहां पर नियमों के खिलाफ ये बस में काम किया गया है। इमरजेंसी गेट के आगे सीट्स लगी हुई हैं, बस को पूरी तरह से मॉडिफाई कराया गया। बस में सिर्फ एक आदमी को निकलने के लिए जगह है, वो भी बहुत मुश्किल से। ये तो साहब आपको हर बसों में मिलेंगी। प्राइवेट बसों में तो कोई इमरजेंसी गेट के वहां सीट बिना लगी हुई बस आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी कोई, क्योंकि बेसिकली इनको तो सवारियां जितनी सवारियां बैठाएंगे उतना फायदा होगा। वो सीट खाली रहेगी तो फिर इनका रेवेन्यू लॉस होगा, इसलिए सीट तो 90% लगी मिलेगी। और वे चाबी लगा रहे, चाबी को कहाँ ढूंढने जाएगा इमरजेंसी में आदमी, चटकनी होनी चाहिए तो उसको तुरंत खोला और जा सके। लेकिन अब नियमों के खिलाफ जो चल रहा है, अब देखिए कितना सुधार होता है। बिल्कुल। अखिल सर, आपसे भी मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि यहां पर बसों, जो बस प्राइवेट बस हैं, उनको इस तरह से बनाया गया है कि नियम जो है उनको ताक पर रखा गया है। जयपुर की तस्वीरें हमने दिखाई, यहां पर आरटीओ अभी तो एक्टिव है, लेकिन किस तरह के बदलाव की अब यहां पर जरूरत है, सरकार को भी, प्रशासन को भी। तस्वीरें हमने अभी अभी लाइव दिखा दी कि किस तरह से यहां पर नियमों को ताक पर रखा गया है। किस तरह के बदलाव सर अब यहां पर जो निजी बस हैं उनमें होनी चाहिए, और ताकि इस तरह से हादसे ना हो, लोगों की जिंदगियां खत्म ना हो? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि जब वीडियोग्राफी करते हैं, जब परमिट लेने जाते हैं तो सीट नहीं होती है और उसके बाद सीट फिट कर दी जाती है, और आपने देखा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा कि आपको वहां पे सीटें भी लगी हुई नजर आ गई। और मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर आप उस बस में दोबारा भेजेंगे और आप उस फायर का जो सिलेंडर है जिससे फायर एक्सटिंग्विशर जो है, हाँ। अगर आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे वो भी एक्सपायर्ड होगा, और मेडिकल बॉक्स के अंदर भी कुछ नहीं होगा। ये और हमारे साथ ये सबसे बिल्कुल, बड़ी ये प्रॉब्लम है कि फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, ओपी गुप्ता सर, राजेंद्र जी और अपूर्वा गुप्ता मैम, आपका भी शुक्रिया। अखिल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर बड़ी लापरवाही सामने है जैसलमेर में, लेकिन अब ये हादसा सबक दे गया है और यहां पर बड़े बदलाव करने की जरूरत है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। 12-15 लोग सड़क पे ऐसे मतलब बदहवास में हालत में, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं लेटा हुआ, कोई कहीं। और यहाँ आते एक धमाका हुआ था, मतलब जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यहाँ रुकी।
तो रोशनी के इस पावन पर्व दीपावली पर मनाने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दीपावली का उत्साह उमंग इस साल भी देखने ही बन रहा है। कोचिंग सिटी कोटा भी दीपावली की रोशनी से चमक उठा है। वहीं कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आने वाले स्टूडेंट्स भी दीपावली मनाने के लिए अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन इस साल भी फेस्टिवल सीजन में स्टूडेंट्स को अपने घर दीपावली मनाए जाने का एक चुनौती बन गया है। कुछ स्टूडेंट्स घरों और घरवालों से दूर कोटा में भी दिवाली की खुशियां साझा करने की तैयारी में जुटे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। भव्य दिवाली मनाने की तैयारी। दीपावली का मौका है और सब लोग अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं दीप उत्सव मनाने के लिए, दीपावली की खुशियां जो है एक दूसरे के साथ बांटने के लिए। कोचिंग सिटी कोटा में देश भर से स्टूडेंट आते हैं अपने सपने को साकार करने, मेडिकल और इंजीनियरिंग के। लेकिन जो है दीपावली के मौके पर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पर रुक रहे हैं, वो यहीं पर दीपावली मनाएंगे। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी सिंह है, महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर में रहती हूँ। लगभग 1.5 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे और प्रिपरेशन चालू है। तो दीपावली पे घर नहीं जा रहे, कैसे मनाएंगे दीपावली? दिवाली पे घर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब अभी छुट्टी है हमारा, तो हम उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और नहीं जा रहे हैं तो फिर दोस्तों के साथ, यहाँ क्लासमेट के साथ, फैकल्टी के साथ, हॉस्टल मेट्स के साथ मनाएंगे बस। या घर वालों का फोन आ रहा है कि आने के लिए? घर वाले बोल भी रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि हमारा बैकलॉग्स है, हम वो कंप्लीट करेंगे। छुट्टियाँ हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। दीपावली का मौका है और कोटा में देश के विभिन्न प्रांतों से रह रहे बच्चे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं दीपावली का पर्व मनाने के लिए। लेकिन कुछ परिवार, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहीं पर ठहर रहे हैं, यहीं पर दीपावली मनाएंगे। पहले इनसे बात करते हैं। ये जी, आप जा रहे हैं घर पे? हाँ। कैसा लग रहा है? दीपावली का मौका है, कई दिनों से यहाँ होंगे। अच्छा लग रहा है, 6 महीनों के बाद में अभी जा रहे हैं। पेरेंट्स के फोन आ रहे होंगे? फोन बहुत आ रहे हैं। मैं तो यूपी से आई हूँ, तो मतलब इतने दिन, और मैं पहली बार आई हूँ जिंदगी में, तो इतने दिन बाद अपने माँ बाप से मिलूंगी तो अच्छा ही लगेगा। फिर हाँ, दीपावली में बहुत अच्छे से मनाऊंगी घर जाके। आप भी जा रहे हैं घर पे दीपावली? नहीं, हम घर नहीं जा रहे हैं। यहीं पे मनाएंगे? हाँ, यहीं पे। मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? दोस्तों के साथ में? नहीं, सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे ना, अभी तो मतलब उतना मन नहीं कहता कुछ भी त्योहार मनाने का, क्योंकि पढ़ाई का बोझ रहता है ना। अभी 2 तारीख को हमारा टेस्ट होने वाला है, सेमी मेजर है हमारा, इसलिए। आप जा रहे हैं? हाँ, मैं भी जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमारा टेस्ट भी है, आएंगे तो हमारा सेमी मेजर्स है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इतने दिन की छुट्टी है, लेकिन एक अंदर से खुशी तो है कि जा रहे हैं इतने दिन बाद। फर्स्ट टाइम तो आई हूँ मैं कोटा। मैं यूपी, आजमगढ़। अब भाई आ रहे हैं, भाई के साथ मस्ती होगी। पापा को भी छुट्टी मिल जाए तो और खुशी मिल जाएगी। या कैसा माहौल लगता है कोटा में? अच्छा है, मतलब प्रिपरेशन के लिए आई थिंक बेस्ट है। मतलब जो तुम्हें चाहिए सब मिले, टीचर्स तुम्हारे सपोर्ट पे हैं, तुम्हें मोटिवेशन देते हैं, हर चीज़ में टीचर सपोर्ट करते हैं। एंड लाइक इधर उधर का ऑरा भी ऐसा है कि पूरा तुम्हें सपोर्ट मिलता है कि हाँ तुम्हें पढ़ना है, तुम जिस मकसद से आए वो तुम्हें करना है। तो अपने मकसद पर टारगेट है और कुछ बच्चे जो है वो जा रहे हैं, उनमें खुशी है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहीं पर दीपावली मनाएंगे। कुछ के अभिभावक यहीं पर है, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा को चुनौतीपूर्ण एग्जाम माना जाता है। ऐसे में कई सारे बच्चों ने ये भी कहा कि दीपावली तो हर साल आएगी, लेकिन अभी जो है तैयारी जिसकी कर रहे हैं वो जिंदगी में तमाम खुशियां अगर कामयाब हो जाएंगे तो जिंदगी में जो है दीपावली मनाते ही रहेंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और अब बात कोटा की, जहां दिवाली की तारीख को लेकर असमंजस लगातार जारी है। बीकानेर के प्रमुख ज्योतिषाचार्य और भागवताचार्यों ने व्यासों की बगीची में प्रेस वार्ता की। इस साल लक्ष्मी पूजन 21 अक्टूबर को ही करना शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ है। महेंद्र व्यास ने धर्म सिंधु और अन्य ग्रंथों का हवाला देते हुए बताया कि जब अमावस्या प्रदोष काल में 3 प्रहर से अधिक रहे और प्रतिपदा वृद्धि गामिनी हो तो दिवाली दूसरे दिन मनाई जानी चाहिए। इस वर्ष यही स्थिति 21 अक्टूबर को बन रही है, लेकिन बीकानेर के कुछ विद्वानों ने 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कही है। इन विद्वानों का तर्क है कि अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर की शाम प्रदोष काल में रहेगी, इसलिए उसी दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है।
पिछली बार की तरह इस बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि दीपावली 20 या 21 को। पिछली बार भी लोग बहम में थे, 2 दिन दीपावली बनी। इस बार फिर बीकानेर में इसी को लेकर बीकानेर के विद्वान एक दूसरे को बता रहे हैं कि कोई 20 की तो कोई 21 की दीपावली। हमारे साथ आज कुछ बीकानेर के विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, दीपावली को लेकर चर्चा करेंगे। जी, दीपावली जो बीकानेर के लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है लगातार, 20 तारीख को है या 21 तारीख को, जो आपने चर्चा की है, कब होगी दीपावली बीकानेर की, कब है? हमने निर्णय ले लिया है कि हम लोग 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को ही दीपावली मनाएंगे, और वो है शास्त्र सम्मत। हमने कुछ किताबों का आपको प्रमाण दिया है, उस प्रमाण के आधार पर ही हम लोग 21 तारीख को इस दीपावली मनाएंगे। क्या कमी है 20 और 21 में, क्या अंतर है, लोग 21 को क्यों मनाएं? ऐसा है, भ्रम की कोई बात नहीं है। यहाँ पर शास्त्रों के यथार्थ मूल तत्वों को समझने में जो अज्ञानता हुई है उसकी बात है। समय रहते हुए हम सब लोगों ने आज जो निर्णय किया है उसमें हम सब लोगों ने शास्त्रों के यथार्थ मूल तत्वों को जाना, और परिप्रेक्ष्य के आधार पर और प्रासंगिकता के आधार पर जो हमेशा के लिए सिद्ध होता है, जिसमें सबूत ग्राह्य माना जाता है, वो सबूत आप सबके सामने हमने पेश किए। अब उसके बाद में भ्रम की स्थिति यदि बनती है तो जो न समझने वालों की भ्रम की स्थिति है। हम तो समझ चुके इस बात को, शास्त्रों का मूल तत्व क्या है। जहाँ पर 52 पंचांग है भारत के, जिसमें निर्णय सागर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जिसको मान्यता प्रदान करता है, उस पंचांग के अंदर भी किस तारीख दे रखी है, फिर भ्रम की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूजन नहीं होता है तो लोग पूजन कब करें? क्योंकि अब जनता है वो तो भ्रमित है, बीकानेर के लोग भ्रमित है पूजन, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 को करो, कुछ कह रहे हैं 21 को। पितृसरों को मान्यता दी है, तो पितृसरों को मान्यता देने से अमावस्या जो है वह प्रधान है पितृसरों के लिए। देव पितृ अमावस्या 30 को ही मिल रही है, चतुर्दशी को है ही नहीं। तो हम जो पितृसरों का पूजन जिसको विधान मानते हैं, कहते हैं कि जो श्राद्ध पक्ष में आए हुए होते हैं पितृसर, उनको पहले दक्षिण दिशा का मार्ग दिखाते हैं, उसका पूजन करते हैं, और उसके बाद में ही दीपावली की पूजा करते हैं। मैंने अभी उनको बताया अमावस के दिन होनी चाहिए पूजा। अमावस के दिन होती है पितृसर की पूजा, ये तो सर्व देता है, तो 14 को होती नहीं। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रतिपदा तो कीजिए, कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि प्रतिपदा को पितृसरों का, जैसे 20 वाले कहते हैं अमावस्या को पूजन कीजिए। तो दिवाली की तिथि की असमंजस को लेकर खबर आपको बता रहे थे, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।
ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान। बस हादसे के शिकार हुए लोगों के शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट। आग में जिंदा जलकर 21 की मौत, घायल 15 लोगों का जोधपुर अस्पताल में इलाज। 7 से 8 लोग 70 से 80% झुलसे। हादसे के पीड़ितों में भारी नाराजगी। कहा, चलते फिरते ताबूत को सड़क पर दौड़ने की इजाजत किसने दी? क्या तय होगी जिम्मेदारी? जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर बस में आग लगी थी। जयपुर के हरमाड़ा में स्कूल बस ने 7 साल की मासूम को रौंद दिया। 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी वैधता। 2016 से स्कूल बस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं। जयपुर में पंचायती राज विभाग में एक सीएन राम अवतार मीणा पर एसीबी का छापा। करीब 2.77 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से 115% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार मामले में जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर न्यायिक जांच में दोषी पाई गई हैं। पट्टों पर साइन के एवज में रिश्वतखोरी का आरोप। पाली और चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। पाली में 4700 किलो और चित्तौड़गढ़ में 3 क्विंटल खराब मावा नष्ट किया गया। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मारू प्रदेश आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। जरूर हम आगे बढ़ेंगे, आगे की जो आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा 25 खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में, सिर्फ राजस्थान एक्सप्रेस में। राजसमंद में ब्रेक फेल होने से रेलिंग से टकराया ट्रक। पीछे से आ रही कार ट्रक में घुसी। सड़क हादसे में शख्स घायल। जयपुर में भ्रष्टाचार मामले में पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर दोषी मानी गई हैं। मुनेश गुर्जर पर 3 मुख्य भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हादसे में जोधपुर के महेंद्र मेघवाल की भी मौत हुई है। आर्मी के आयुध डिपो में तैनात थे। दीपावली की छुट्टी में जैसलमेर से जोधपुर अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। भरतपुर में मासूम से बदसलूकी की कोशिश की गई। पड़ोसी ने टॉफी के बहाने घर पर बुलाया। मां ने थाने में शिकायत करवाई है दर्ज। पाली में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 4760 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है। जब्त मावे की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मिलावटखोरी पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई हुई है। रानीखेड़ा गांव में 3 क्विंटल खराब मावा नष्ट किया गया है। नमूनों की जांच के लिए भेजा गया है। दी के कैथवाड़ा पुलिस की साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और ओलांदा की पहाड़ी से ठगी को अंजाम देते थे। करौली के जल सिंह हत्याकांड में 8 दोषियों की आजीवन कारावास हुई है। कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। 2020 में ग्राम करसाई में जल सिंह की हुई थी हत्या। सभी आरोपी गांव के निवासी। बस हादसे से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस बस पर बीड़ी पीता दिखाया व्यक्ति और हादसे के कुछ समय पहले ये वीडियो जो है वायरल हुआ है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेरहम डेनमार्क की यात्रा से लौटे हैं। किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत खेती के बारे में बताया है। डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता 284 ग्राम अफीम के साथ बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया गया। बारां में हत्या के आरोपियों की कोतवाली पुलिस ने कराई है सरे बाजार में परेड। कोर्ट में बयान देने आ रहे मां बेटे की हत्या की। उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चली है और कलाकारों ने राजधानी